आज के इस स्पेशल सेशन में जो यूनिट 1 पार्ट 5 है, फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स टाइटल है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन और इसका कोर्स कोड सामने लिखा हुआ है, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे Z010101T। ओके, आप इसे दिमाग में इस तरीके से रख सकते हैं कि 3 जीरो हैं और 3 1 हैं। जेड से स्टार्ट हो रहा है, जेड 010101 या 3 के ग्रुप बना लें। 01 पहला ग्रुप, 01 दूसरा ग्रुप और 01 तीसरा ग्रुप, उसके बाद टी। तो 301 है। आप हमेशा किसी भी चीज को अपने दिमाग में अगर बिठाना चाहते हैं तो उसको मैप करें किसी चीज से, जैसे Z301T। तो ये कोड आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। तो इस तरीके से आप चलें। एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी बिल्कुल भी। और लोग सुन पा रहे हैं? सर नहीं बिल्कुल सर, भी आपकी सारे वॉइस चैट्स नहीं में आ भी रही पड़े सर हुए हैं मुझे भी। मैसेजेस, वॉइस बहुत स्लो आ रही है। स्लो आ रही है। आदित्य सुन पा रहे हैं और स्लो मेरे को नहीं लगता, हमारे एंड पे कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे। और सर आपका वॉइस अच्छी है। हाँ सर। सही आ रही है। यस सर। तो तो देखिए काफी कुछ स्लो है लोग, सर। सर देखिए नहीं आ रही, बिल्कुल ही नहीं आ रही सर। कितने लोगों को सही सुनाई दे रही है। ओके, काफी लोग हैं। देखिए नैना सिकरवा रहे हैं, काजल हैं और ये तमाम लोगों का सही सुनाई दे रहा है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट एक ये करूंगा कि आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है, हमारा ब्रॉडबैंड है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ये सेशन पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा। और माइक्रोफोन्स आप प्लीज ऑफ कर लीजिएगा, है ना। टाइम थोड़ा सा हम लोग बचा के चलेंगे, तो माइक्रोफोन्स आप लोग ऑफ कर लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर ऐसी वॉइस की कोई प्रॉब्लम है तो रिकॉर्डेड सेशन आप रेफर कर लीजिएगा, ठीक है। सो आई एम ओके सर। सॉरी बिकॉज इट इज नॉट इन आवर हैंड्स, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो अगर किसी को भी नहीं सुनाई दे रही तो डेफिनेटली हमारे एंड पे दिक्कत होती, अभी नहीं है। मैं आगे बढ़ूं? नीड योर परमिशन प्लीज। ओके, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि फूड न्यूट्रिशन हाइजीन आप पढ़ रहे हैं और जो आपकी यूनिवर्सिटी की स्कीम है उसके तहत उस टाइम तक ये कंप्लीट कवर होगा। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। तो आज मैं जैसा कि आपको भी बता रहा था कि स्वामी विवेकानंद जी का बर्थ डे है आज, जन्मदिन है उनका। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में क्या आप लोग चाहेंगे मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दूं छोटा सा? कितने लोग चाहेंगे? 1 लिखें प्लीज, इसको कवर करने से पहले, जिससे मैं समझ सकूं कि कितने लोग ईगर हैं। अगर संख्या ज्यादा होगी तो मैं उसे पहले लूंगा और इसको बाद में। थैंक यू प्रशांत, ज्योति, नैना, सान्या, आशुतोष, आयुष, उज्जवल, श्वेता, अनुष्का, नीरज कुमारी। काफी फास्ट रिस्पॉन्सेज आप लोगों में आ रही हैं। राधिका, मैं सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा, फॉर दैट आई वुड लाइक टू से सॉरी। तो ऑलमोस्ट सभी के सभी स्टूडेंट्स इस बारे में ईगर हैं। सो आई एम रियली वेरी मच थैंकफुल टू यू फॉर योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। और युवाओं की पहचान ही ये होती है कि उनकी एक्टिविटीज से ही युवापन झलकता है। मैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में डेफिनेटली आपको एक प्रेजेंटेशन अभी देने जा रहा हूँ। इससे पहले युवा की परिभाषा उनकी मैं डिफाइन कर दूं। आप सभी लोग युवा हैं और युवा की जब बात करी जाती तो ये माना जाता है कि 18 साल से लेके 25 26 27 28 साल तक की एज है, वो व्यक्ति युवा है। लेकिन विवेकानंद जी की परिभाषा ही अलग है। और मैं आपको बता दूं कि युवा वो है जिसके विचार युवा हैं, और वो व्यक्ति जिसकी एज भी 80 साल है लेकिन उसकी क्रिएटिविटी अभी तक जिंदा है, तो वो युवा है। उसकी वो बायोलॉजिकल एज है लेकिन उसकी मेंटल एज अभी नहीं है, वो युवा है। और कोई भी युवा जिसकी मेंटल एज इतनी है कि वो हमेशा ख्वाबों में ही खोया रहता है, पुरानी चीजें ही याद करता है, नई चीजों पे बात भी नहीं करता, वो ऐसा कोई भी व्यक्ति युवा नहीं है जो पास्ट के बारे में केवल सोचता है।
अभी वर्तमान में काम करता है, फ्यूचर के प्लान्स बनाता है। दैट एवरीवन इज यूथ। एक छोटी सी कहानी से मैं बात स्टार्ट करता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ की है। जिस समय वो 1893 में जो शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें भाग लेने जा रहे थे पानी के जहाज से, तो वो ये देखते थे कि शाम के समय अक्सर देखते थे कि एक काफी बूढ़ा व्यक्ति वहां पे जो ओपन एरिया होता है पानी वाले जहाज का, तो उसमें बैठा हुआ कुछ बड़े ध्यान से कुछ काम कर रहा होता है, और ऐसा काम कर रहा होता है जो वो उनके पल्ले नहीं पड़ता। लेकिन वो देख रहे हैं डेली वो किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रखता, उसमें लगा होता है। तो एक दिन उनकी जिज्ञासु आदमी तो थे ही, और युवा का मतलब जिज्ञासा, और युवा का मतलब ही है टू फाइंड द न्यू हॉरिजन्स, है ना, टू एक्सप्लोर न्यू हॉरिजन्स। तो उन्होंने उससे पूछा कि माफ कीजिएगा, आपकी इतनी एज हो गई है और आप काफी वृद्ध भी लग रहे हैं, फिर भी आप हमेशा पढ़ते लिखते रहते हैं, मैंने अक्सर आपको देखा है, तो आपको अब पढ़ाई की क्या आवश्यकता है? you know that was a turning point in life of स्वामी विवेकानंद। ऑलरेडी पहले से वो काफी अवेकन थे, लेकिन उस व्यक्ति ने जो उन्हें लेसन दिया, उसने विवेकानंद जी के रास्ते को और ज्यादा बेहतर बनाया। और जब उन्हें पता लगा, उसने रिप्लाई किया कि मैं चाइनीज लैंग्वेज सीख रहा हूँ, यू नो वन ऑफ द टफेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। तो एक आदमी जिसकी एज 80 साल के करीब है, वो चाइनीज लैंग्वेज सीख रहा है। और स्वामी विवेकानंद जी का विचार जो इंडियन हमारी वैल्यूज और ट्रेडिशंस के हिसाब से 60 साल पे आदमी को गवर्नमेंट में भी रिटायर कर दिया जाता है, और 70 साल के बाद में वो अपने आप से भी रिटायर होने लगता है, और मैक्सिमम 70 75 80 तक लोग निपट जाते हैं। 80 की साल में जो वर्ल्ड की टफेस्ट लैंग्वेजेस में से एक चाइनीज सीख रहा है, वो व्यक्ति युवा है। स्वामी विवेकानंद जी का ऐसा विचार है। तो मैं यहाँ पे उनके लिए मैंने स्पेशल एक आज प्रेजेंटेशन तैयार किया है, उसे मैं पहले स्टार्ट करता हूँ, और उसके बाद फिर हम अपने इसको यूनिट को भी कवर करेंगे, राइट। तो देखिए, एक दूसरा पीपीटी है जो रेडी है ऑलरेडी, एंड बहुत अच्छा आपको मैं कहना चाहूंगा सभी स्टूडेंट्स को कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 जिसमें आप पढ़ रहे हैं, सेमेस्ट्रल सिस्टम चल रहा है, अगर कोई बहुत खूबसूरत चीज है इसकी पढ़ने योग्य, तो ये जो आप पढ़ रहे हैं, को करिकुलर कोर्स। को करिकुलर कोर्स क्या है, इसे को करिकुलर क्यों कहते हैं? इसमें वोकेशनल में, ट्रेडिशनल में, एक्स्ट्रा करिकुलर में, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज में, इनमें सब में अंतर क्या है, उनके वीडियोस ऑलरेडी बने हुए पड़े हैं, अगर आप चाहेंगे तो वो आपको सभी कुछ मिल जाएंगे। राइट, ये फिजिकल एबिलिटी नहीं, मेंटल से होती है, डेफिनेटली सही है। और मैं ज्यादा टॉपिक से नहीं भटकूंगा, और मैं उस पे ही रहूंगा, अदरवाइज मैं बहुत बातें कर सकता हूँ आपसे। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि गांधी जी को बेस्ट पर्सनालिटी ऑफ द सेंचुरी, मतलब 20th सेंचुरी का सबसे बेस्ट पर्सनालिटी के व्यक्तित्व के रूप में गांधी जी को जाना जाता है, क्यों? कोई शायद इसका आंसर आप में से नहीं दे पाएगा। अगर कोई दे सकता हो तो मुझे खुशी होगी, आप प्लीज बताइए अगर कोई दे सकने की स्थिति में हो तो। क्या गांधी जी सलमान खान से ज्यादा सुंदर थे, या अमिताभ बच्चन से ज्यादा प्रभावशाली थे, या फिर बिल गेट्स से ज्यादा थे? क्या उनमें ऐसी चीज थी कि गांधी जी मैन ऑफ द सेंचुरी कहलाए? टॉपिक को मैं भटका हुआ नहीं, इसलिए इस चीज को यहीं छोड़ता हूँ। आप जितने भी कैंडिडेट हैं, आपसे मैं कुछ उम्मीदें रखता हूँ, वो आप क्विक रिस्पॉन्स देंगे, और बहुत अर्नेस्टली मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, जो भी कैंडिडेट हैं। सर, जी, मैं देना चाहूंगी। हाँ जी। सर, गांधी जी की जो पर्सनैलिटी थी वो सुंदरता पे बेस्ड नहीं थी, वो विचारों पर। और गांधी जी को इस वजह से ग्रेट पर्सनैलिटी नहीं कहा जाता है क्योंकि वो सुंदर थे, इस वजह से कहा जाता है क्योंकि हद तक अच्छे थे कि लोग उनके अनुसरण करने पर उनको मजबूर हो गए थे, और उनपे इस वजह से ये बोला जा सकता है। ठीक है, अच्छी बात है आपकी। पर्सनालिटी शब्द का अर्थ मालूम है आपको? हाँ। पर्सनालिटी शब्द का मतलब क्या है? देखिए, मैं बताऊं शॉर्टली आपको। डेफिनेशन मतलब शब्द हम कई बार कई यूज करते हैं जिनका अर्थ हमें खुद को नहीं पता होता, और वो गलत होता है। जैसे हम एक शब्द यूज करते हैं अक्लमंद। अक्लमंद या अक्लबंद, कौन सा शब्द सही है?
कोई बताएगा? अकलबंद या अकलमंद? दोनों ही शब्द हिंदी के हिसाब से गलत हैं। अकलमंद भी गलत है और अकलबंद भी गलत है। उसी तरीके से पर्सनैलिटी को जिस तरीके से हम परिभाषित करते हैं वो अपने तरीके से परिभाषित करते हैं, और पर्सनैलिटी जो शब्द है वो इंग्लिश का भी नहीं है, वो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पर्सोना, और पर्सोना का मतलब होता है चेहरे के ऊपर चेहरा लगाए हुए व्यक्ति। तो ग्रीक कंट्रीज में, कई लैटिन कंट्रीज वगैरह में क्या होता है, एक नेशनल फेस्टिवल होता है, उसमें चेहरे पे चेहरा मास्क लगा के, जिसे मास्क बोलते हैं, सब लोग मिलके डांस करते हैं जिससे कोई एक दूसरे को न पहचान पाए। आप अगर अपने प्रिंसिपल साहब के साथ में अगर उनका हाथ पकड़े डांस करने की कोशिश करें और उनका चेहरा आप देख लें तो किसी में शायद दम नहीं होगी कि आप डांस कर पाए। तो उसे पर्सोना कहते हैं। तो अब यहाँ पे गांधी जी को हम कैसे फिट करेंगे कि गांधी जी की पर्सनालिटी क्या थी, इस चीज को अलग तरीके से डिफाइन किया जाएगा। आज मैं इस टॉपिक पे नहीं जाना चाह रहा हूँ, मैं अपने टॉपिक पे आ रहा हूँ वापस। हो सकता है शायद हम लोगों के पास इतना टाइम न रहे कि हम आज की यूनिट पढ़ पाए अगली, तो हमको यहीं पे रहना पड़े। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस सही है इल्मा, अब उस टॉपिक को मैं छोड़ता हूँ। हम आते हैं स्वामी विवेकानंद जी पे। तो आप में से शायद कोई स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर के नहीं होंगे। थर्ड सेमेस्टर में फर्स्ट यूनिट है ह्यूमन वैल्यूज, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, है ना। इस ह्यूमन वैल्यूज में उसमें पढ़ाया जाता है, थर्ड सेमेस्टर में था कि सर आपकी वॉइस थोड़ी सी बहुत ज्यादा कम आ रही है। देखिए, इसके लिए अब आप लोग कंप्लेंट मत करिएगा क्योंकि बहुत लोगों के पास सही जा रही होगी, और ये रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएगा पूरा, ठीक है। तो ओके सर। तो मैं आपसे यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, उनके विचारों को आज हम जानेंगे और उनसे प्रेरणा लेके कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। टाइम कम है, मैं थोड़ा सा फास्ट बढ़ूंगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, स्वामी विवेकानंद जी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोगों से मैं बहुत ईमानदारी के साथ निवेदन करूंगा कि आप कोई भी अपने आप को धोखा नहीं देंगे। खुद को धोखा देना सबसे ज्यादा गलत है। आप हमें धोखा दें, टीचर्स को धोखा दें, सभी को धोखा दें, अपने भाई बहनों को धोखा दें, अपने आप को, खुद को धोखा मत देना। करेक्टर बिल्डिंग का ये बिल्डिंग करेक्टर मतलब करेक्टर बिल्डिंग का ये जिसे हम कहते हैं कि जो नींव का पत्थर जो होते हैं ना, वो है। तो मैं आपसे कुछ चीजें जानना चाहूंगा, कितने लोग जानते हैं, और जल्दी करना, कतई गूगल वगैरह किसी की हेल्प मत लेना बिल्कुल भी, कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस आज है 12 जनवरी, सभी को मालूम है। बट आप लिखिए मैसेज विंडो में कि किस ईयर में वो पैदा हुए थे। किसी को अगर पता है, सर्च मत करना ईमानदारी से, कौन सा ईयर था जब वो पैदा हुए थे। 12 जनवरी, ईयर किसी को पता है तो लिखिए। अभी तक कोई आंसर नहीं आ रहा है। देखिए, आपके इस कॉलेज में भी प्रोग्राम हुए होंगे, आदित्य का आंसर अभी आया है। कॉलेज में भी आपके प्रोग्राम हुए होंगे और बहुत सारे हुए होंगे, अनुष्का, राइट। आप देखिए काफी लोगों के आंसर्स आने लगे। ईमानदार रहना अपने के लिए, चाहे आप आंसर न दे पाए, लेकिन ईमानदार रहना। आप अपने दिमाग को फ्री मत छोड़ना कि वो नकल करना खुद से सीख जाए और आपको बेहतर देखने के लिए वो गलत रास्ते अपनाने लगे। अब आप आंखें बंद कर लीजिएगा एक बार, जो लोग भी हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं अभी और जिन्हें पता नहीं है, तो आप ध्यान कर लीजिएगा। 12 जनवरी 1863, 1863। अब कितने लोगों को मालूम है कि शिकागो का स्पीच जो, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड लेवल के एक सन्यासी कहलाए, किस सन में उन्होंने दी थी? जितने लोगों को मालूम हो प्लीज आप लिखिएगा। 91 उज्जवल का आंसर है। और लोग बताएं जिन्होंने जिन्हें पता है। 1893, 91, यस। तो आप ध्यान रखिए, आप लोग जो भी हैं, 1893 था, 91 नहीं था इल्मा। तो 1893 में शिकागो में उन्होंने स्पीच दी थी। अब आप इन दोनों डेट्स को अपने दिमाग में कैसे रखेंगे? एक है 1863 और दूसरा है 93। 30 साल का अंतर है, ध्यान में रखिए। कितना अंतर है? 30 years।
1863 एंड 1963। उनका देहावसान कब हुआ था? कब स्वामी जी जो है उन्होंने इस दुनिया को त्यागा था? कौन सी डेट थी? कोई बताएगा अगर किसी को मालूम है तो? शायद नहीं पता होगा। देखिए, होता क्या है कि ये चीजें हम लोगों को ध्यान देने वाली हैं। अगर हम किसी व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहते हैं तो इन चीजों को ध्यान देना जरूरी है। आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर जरूर डालें। जब आप पढ़ें तो आप नोट्स को भूल जाएं कि नोट्स आपको कभी मिलेंगे या किताबें अभी आपको मिलेंगी। जो कुछ है वो अभी है और इसी मोमेंट में है। तो 12 जनवरी 1863 में बर्थ हुआ और 93 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद में 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ हावड़ा में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, नेक्स्ट स्लाइड है। देखिए, फर्स्ट मेक करेक्टर। ये इनके कुछ इंपोर्टेंट कोट्स हैं जिन्हें आप देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है। फर्स्ट मेक करेक्टर, दैट इज द हाईएस्ट ड्यूटी यू कैन परफॉर्म। सबसे पहले आप अपना चरित्र बनाएं। और चरित्र आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए उसका आचरण और उसके द्वारा किए जाने वाले काम, उसका एक्सप्रेशन, कुल मिला के उसका चरित्र कहलाता है। और अगर आपका कैरेक्टर सही है तो आप हाईएस्ट वैल्यूज रखने वाले ह्यूमन बीइंग्स हैं और कैरेक्टर ही आदमी को जानवरों से अलग करता है। तो उनका कहना है फर्स्ट मेक कैरेक्टर्स, दैट इज हाईएस्ट ड्यूटी यू कैन परफॉर्म। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में देखिए, मैं शॉर्ट में यहाँ पे लेके चलूंगा। बहुत कुछ उनके बारे में कहा और बोला जा सकता है बट मैं लिमिटेड लेके चलूंगा। और ये स्वामी विवेकानंद फिलॉसफी ऑफ करेक्टर बिल्डिंग। करेक्टर को हम कैसे बनाएं, हम अपना चरित्र कैसे ऊंचा उठाएं। तो उनका कहना है स्वामी विवेकानंद फिलॉसफी ऑफ करेक्टर बिल्डिंग रिवॉल्व्स अराउंड सेल्फ रियलाइजेशन, पॉजिटिव एक्शन, सर्विस टू अदर्स, डिसिप्लिन एंड कल्टीवेशन ऑफ वर्च्यूज। तो फिर स्वामी जी का कहना है कि करेक्टर को बेहतर बनाने के लिए हमें सेल्फ रियलाइज करना पड़ेगा, अपना खुद का चिंतन करना पड़ेगा। हमारे एक्शन पॉजिटिव होने चाहिए, हम दूसरों की सेवारत हों, हम नियमों का पालन करें और हम अपने अंदर सद्गुणों का बढ़ावा दें। ठीक है। तो ये चीजें उनका ऐसा मानना है कि इनके द्वारा हम अपने करेक्टर को बेहतर बना सकते हैं। और स्वामी जी का सबसे बड़ा ये कहना है कि हमारी मेंटल, मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज जो है ना, वो हमारे प्योरिटी ऑफ थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स से आएंगी। हमारी होलिस्टिक वेलनेस जो है वो डिपेंड किस पे करेगी? हमारे विचार पे, हमारे शब्दों पे और हमारे द्वारा किए जाने वाले कृत्यों पर। और ये सब किससे डेवलप होंगे? ब्रह्मचर्य से। ब्रह्मचर्य आप सभी लोग जानते हैं जिसे सेलिबेसी कहते हैं। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि इनके बारे में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। कुछ चीजें मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने जो विवेकानंद जी ने करेक्टर बिल्डिंग के माइलस्टोन्स बताए हैं उनमें सेल्फ रियलाइजेशन, इंटीग्रेशन ऑफ हेड, हार्ट एंड हैंड। आपका दिमाग और आपका दिल और आपका हाथ, मतलब हाथ इसके अलावा जिससे भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, शब्दों से कर सकते हैं, जो कुछ भी आप कर सकते हैं, उन सबका एक प्रॉपर तालमेल होना चाहिए। बहुत कुछ इस एक अकेले टॉपिक के बारे में बोला जा सकता है कि जैसे आप अभी अगर बैठे हैं और आप मेरी आवाज भी सुन रहे हैं और आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है तो गलत है। आप बैठे हैं, आपका पैर हिल रहा है, चेयर पे बैठे हैं तो ये गलत है। आपका हेड, हार्ट एंड हैंड्स, तन, मन और चिंतन, वो सब एक जगह होना चाहिए। ठीक है। करेक्ट, द करेक्टर ऑफ एनी मैन इज व्हाट द एग्रीगेट ऑफ हिज टेंडेंसी, द सम टोटल ऑफ वेंट ऑफ हिज माइंड। किसी व्यक्ति का चरित्र क्या है? उसकी जितनी प्रवृत्तियां हैं वे प्लस उसके दिमाग की जो सोच है उससे मिलके करेक्टर बनता है। ठीक। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ। तो सेल्फ रियलाइजेशन में देखिए उन्होंने क्या बताया।
मैं थोड़ा-सा और फास्ट पढ़ूँगा क्योंकि हमें आगे भी वो कवर करना है, अदरवाइज़ आप लोगों को लगेगा कि आज पूरा टाइम इसमें निकाल दिया। सेल्फ रियलाइज़ेशन मैं बता चुका हूँ कि आप स्वचिंतन करें। इंटीग्रेशन ऑफ एडाल्ट एंड नोट्स में ये भी मैं आपको अभी बता चुका हूँ। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो सर्विस टू अदर्स, कर्म योगा। स्वामी विवेकानंद जी का विचार, स्वामी विवेकानंद जी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे इससे, क्या नाम है, जो भागवत गीता है, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उसे हमेशा अपने साथ रखा करते थे। ये आपको मालूम है। और उसमें कर्म योग के बारे में ही बताया गया है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल आपके हाथ में कतई नहीं है, कर्म आपके हाथ में है और आप कर्म करेंगे तो रिजल्ट तो आना ही है। रिजल्ट बाई प्रोडक्ट है, ये हमेशा सोच के चलिएगा। He believed that individuals should engage in actions with a sense of duty and without attachment to the results. किसी भी व्यक्ति को अपना कर्तव्य, अपना काम जो है ना, वो कर्तव्य समझ के करना चाहिए और उसे उसके रिजल्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए और इससे जुड़ा नहीं होना चाहिए कि रिजल्ट आएगा तभी हम कुछ करेंगे। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फियरलेस। अगर आप सत्य हैं, सही हैं, तो आपके अंदर डर नहीं होगा। आपकी सकारात्मक अगर सोच है, गलत सोच नहीं है, तो आपके एक्शन और आपका माइंड और आपका पूरा सब कुछ आपके अपने नियंत्रण में होगा। और पॉजिटिव जो थिंकिंग है, उसके द्वारा ही हमारा करेक्टर बिल्ड होता है। डिसिप्लिन एंड कंट्रोल ऑफ माइंड, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए ऑफलाइन क्लासेस आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे अभी आप ऑनलाइन क्लासेस में हो सकता है इसके साथ कुछ और भी देख रहे होंगे या कुछ पढ़ रहे होंगे या किसी से बातें भी कर रहे होंगे, मेरी बात भी सुन रहे होंगे। ऐसी स्थिति में ना आप किसी से बात कर पाएंगे, ना मेरी बात को सुन पाएंगे, सब कुछ बेकार होगा। इसलिए एक बारी में एक काम करें और जो भी करें वो अच्छी तरीके से करें। नेक्स्ट है यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा देन है दुनिया को, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया को एक भाईचारे के रूप में देखना। और उनके शब्द आप सभी को मालूम है, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। जब उन्होंने अपना लेक्चर शुरू किया तो पहले ये वर्ड्स थे और इसी पे ही मिनटों, कई मिनटों तक तालियां बजती रही, तालियां ही गूंजती रही पूरे के पूरे हॉल में, है ना। तो नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर करेक्टर। तो हमारी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? करेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मैं जब छोटा था तो पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं क्लास तक संस्कृत चला करती थी और संस्कृत कंपलसरी सब्जेक्ट थी और उसमें जो श्लोक होते थे, इतने मोटिवेटिंग श्लोक होते थे, बहुत मोटिवेटिंग होते थे। और आज की डेट में सब खत्म हो गया। धन्यवाद देना चाहिए उन फ्रेमर्स को जिन्होंने फ्रेम अप किया इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, जिसमें को करिकुलर कोर्सेज लेके आए, जो ये कोर्सेज आपको आपके साइंस, आर्ट या कॉमर्स से हटके आपको लाइफ साइंस स्किल्स देंगे जो आपके जीवन के मूल्यों में काम आएगी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो एजुकेशन फॉर करेक्टर, तो हमारी जो एजुकेशन है ना, वो कैसी होनी चाहिए? जो हमारे करेक्टर को विकसित करने में सहायता करे। अब आप देखिए, हाउ शिकागो रिमेम्बर्ड स्वामी विवेकानंद। शिकागो किस तरीके से स्वामी विवेकानंद को याद करता है? देखिए, स्पीच डिलीवर्ड ऑन सितंबर 11, 1893, राइट। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, दिमाग को थोड़ा सा एक्टिव करिएगा आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी अगली बात सुनने के लिए आंखें बंद कर लीजिएगा और जो मैं कह रहा हूं उसे अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। मैंने जानबूझ के आपको 1893 तो बता दिया था, लेकिन डेट नहीं बताई थी, किस डेट को वो सम्मेलन हुआ था, उन्होंने स्पीच किस डेट में दी थी। ये आपके जीके के क्वेश्चन भी बनेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका डेट ऑफ बर्थ आप सभी को मालूम है, 12 जनवरी 1863। 30 साल बाद 11 तारीख है, ध्यान दीजिए, सितंबर है और उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने का अंतर है उनके जन्मदिन में। ठीक है, 3 महीने का अंतर है। जनवरी है 12 और सितंबर है 11 और वो है 63 और ये है 93। और इन दोनों में आप कैसे अपने दिमाग में रिलेशन बनाएंगे?
तो आप इस तरीके से बना लीजिए, उनका जन्म हुआ 12 जनवरी 1863 को, और उसके 30 साल बाद 30 में 3 पहले आता है, तो 3 मंथ्स का गैप है उनके बर्थ और स्पीच में। तो वो है सितंबर 11 1893 को 30 साल की आयु में उन्होंने वहां पे वो अपनी स्पीच दी। ठीक, उनकी देखिए ओपनिंग लाइंस क्या थी। सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इट फिल्स माई हार्ट विद जॉय अनस्पीकेबल टू राइज इन द रिस्पॉन्स टू द वार्म एंड कॉर्डियल वेलकम विच यू हैव गिवन अस। मेरे प्रिय अमेरिका के भाई व बहनों, मेरा हृदय इस बात से बहुत ज्यादा खुशी से खुश हो रहा है कि आपने जितना गर्मजोशी के साथ मेरा हृदय से स्वागत किया है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो उनके जो भी सेंटेंस थे, जो वर्ड्स थे, वो वहाँ की जो धर्म संसद थी, उसकी जो सीढ़ियां हैं, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इन पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इट फिल्स माई हार्ट विद जॉय अनस्पीकेबल। नेक्स्ट पे नेक्स्ट है, और सारी सीढ़ियों पे उनका केवल वही वो लिखा हुआ है। आगे देखिए, हम चलते हैं। तो आई थैंक यू इन द नेम ऑफ द मोस्ट एंशिएंट ऑर्डर ऑफ द मॉन्क इन द वर्ल्ड। विश्व में जो मॉन्क्स होते हैं, मतलब जिन्हें हम धर्म से जुड़े हुए प्रतिनिधि कहें, धर्म प्रतिनिधि कहें या पंडित कहें, या उन्हें हम जो भी कहें, जिस भी किसी धर्म में सूफी, संत, फकीर या कुछ भी कहें, तो दुनिया की सबसे उस पुरानी सभ्यता के नाम पर आई थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आई थैंक यू इन द नेम ऑफ द मदर ऑफ रिलीजन। पूरे विश्व में धर्म की मात्र धर्म के रूप में मैं आप सभी का स्वागत धन्यवाद करता हूँ। एंड आई थैंक यू इन द नेम ऑफ द मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ हिंदी पीपल्स ऑफ ऑल क्लासेस एंड सेक्ट्स। पूरी दुनिया के लोगों का मैं हिंदुस्तान के हिंदुओं की तरफ से, चाहे वो किसी भी जाति या संप्रदाय से संबंधित हो, मैं आप सभी का धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आई एम प्राउड टू बिलोंग टू द रिलीजन, मैं उस धर्म से संबंधित हूँ जिस पे मुझे गर्व है, जिसने पूरी दुनिया के लोगों को वसुधैव कुटुंबकम के रूप में एक साथ मिलकर चलने के लिए प्रेरित किया, और एक दूसरे को एक टॉलरेंस, यूनिवर्सल टॉलरेंस, वैश्विक जिसको हम कहेंगे सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। हम सभी धर्मों को स्वीकार करते हैं, और मैं एक ऐसे राष्ट्र के रूप में जिसने दुनिया के कोई भी लोग अगर उस देश में आए तो उन सभी को पनाह दी और सभी को जगह दी, सभी को सम्मान दिया, ऐसे refugees of all religions and all nations of the earth। तो उसके रूप में मुझे गर्व है कि मैं उस देश का नागरिक हूँ। Swami Vivekananda, prominent Hindu monk and philosopher, delivered powerful and inspiring message that continue to resonate with peoples around the world। तो स्वामी विवेकानंद जो थे वो बहुत ही प्रसिद्ध हिंदू मॉन्क थे, और उनकी जो फिलॉसफी थी और उनकी जो सोच थी उसने दुनिया को बहुत प्रभावित किया। और ये मैसेजेस जो हैं, सेल्फ रियलाइजेशन, खुद के स्व जो मूल्यांकन, साहस, सेवा, और अपनी जो हाईएस्ट वैल्यूज हैं ह्यूमन बींग्स की, उनकी तरफ प्रेरित करता है। और उनकी स्पीच जो है वो हमें उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने के लिए देती है। अब यहाँ से हम थोड़े से कुछ कोट्स ले रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी के, स्वामी विवेकानंद के मशहूर कोट्स। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज अचीव्ड। ये आप सभी ने सुना है, पढ़ा है और इसको देखा है। उठो, जागो और अपना उद्देश्य प्राप्त करने तक आराम मत करो, तब तक मत रुको जब तक आपको अपना उद्देश्य प्राप्त ना हो जाए। इन ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द हार्ट एंड द ब्रेन, फॉलो योर हार्ट। अगर कभी आपके दिल और दिमाग में आपस में कोई तालमेल न बन पाए, आप कोई निर्णय लेने की स्थिति में ना हो, तो आप किसकी बात सुने? अपने दिल की बात सुने, दिमाग की नहीं। द ग्रेटेस्ट sin is to think yourself weak। सबसे बड़ा अपराध क्या है? कि आप अपने आप को कमजोर महसूस करें।
ठीक है। तो ये स्वामी विवेकानंद जी की इतनी अच्छी चीजें हैं कि आप सब यंग हैं, आप सब 18 से 20-24 साल से ऊपर कोई भी नहीं होगा, मैं समझता हूँ। और आपके लिए तो आप एक पहाड़ी में अगर टक्कर मारें तो पहाड़ टूट जाएगा। अगर आप नहीं इस मेरे सेंटेंस को समझें तो आप अपने अभी क्लास खत्म होगी उसके बाद दशरथ मांझी लिखिएगा उसमें यूट्यूब में या गूगल में। दशरथ मांझी बिहार के थे, पूरा पहाड़ हथौड़ी और छेनी से काट के रास्ता बना दिया था। और ये कोई बड़े दिनों की बात नहीं है, अभी की बात है, रिसेंटली, थोड़े समय पहले की। आप उन्हें देखिएगा, सर्च कीजिएगा। नेक्स्ट, you have to grow from the inside out. None can teach you, none can make you spiritual. There is no other teacher but your own soul. बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप अपने आप को अपने अंदर की साइड से आगे बढ़ाइए। कोई भी आपको नहीं पढ़ा सकता, कोई भी आपको इस नन कैन मेक यू स्पिरिचुअल, कोई भी आपको धार्मिक नहीं बना सकता। कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो आपको कुछ भी दे सके, केवल बट योर ओन सोल, आपकी अपनी आत्मा है जिसको जागृत करके आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बाहर से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, जो कुछ मिलेगा वो अंदर से मिलेगा। इसलिए दुनिया में जो भी आदमी बाहर भागा है वो हमेशा बहुत कष्ट के साथ में शरीर को उसे त्यागना पड़ा, और जो अपने अंदर गया वो बहुत प्रसन्नता और बहुत खुशी के साथ गया, क्योंकि उसे मालूम है कि ये शरीर उसका है ही नहीं, वास्तव में वो है जो उसके अंदर है। और मैं आपको बताऊं, फिलहाल अपने टॉपिक पे रहता हूं। टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू विन यू कैन लीड, इफ यू लूज यू कैन गाइड। अपने जीवन में खतरों को लीजिए। अगर आप जीतेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, और अगर हारेंगे तो आपको क्या होगा, अनुभव मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि मैंने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मेरा जीवन आप लोगों से कम डबल से ज्यादा है मेरी लाइफ। नाउ आई एम इन 51, तो कम से कम आपसे 30 साल 35 साल ज्यादा हूँ। और केवल सालें बीतने बीतने से कुछ नहीं होता है। मेरी लाइफ हिस्ट्री भी थोड़ी सी बहुत डिफरेंट मिलेगी कभी आपसे शेयर अगर मैं करूंगा तो मेरे अपने अनुभव बताते हैं कि ये टीचिंग्स केवल आपको दिखाने या सुनाने के लिए नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देके आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आपकी यूनिवर्सिटी और आपके कॉलेज से जुड़ने के लिए हमने बहुत प्रयास किए, और यूनिवर्सिटी से जुड़ने के लिए हमने बहुत प्रयास किए, और पूरा ऑलमोस्ट लगभग 8-10 महीने मेरे निकल गए। उसके बाद मैंने वो सारे प्रयास छोड़ दिए। उसके बाद में बीसी मैडम का एक मैसेज आता है कि राजपाल जी आप आइए, यूनिवर्सिटी में आपका एमओयू होना है, और वो एमओयू हो गया। तो ये बड़ी बात है। हम जो कुछ करते हैं, देखिए हम अगर कुछ चीजें करके छोड़ भी देते हैं तो आप ये मत सोचिए कि जो कुछ करके आपने छोड़ दिया वो वहीं खत्म हो गया। आपने जो किया है वो आपके कर्म आपका पीछा करेंगे। अच्छे कर्म है तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरे कर्म है तो निश्चित रूप से बुरा रिजल्ट मिलेगा। इसलिए अगर रिजल्ट आज आपको नहीं भी मिला है तो आप निराश कतई ना हो, आप अपने प्रयासों में हमेशा संलग्न रहें। नेक्स्ट, ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट, डू नॉट बिलीव दैट यू आर वीक। पूरी शक्तियां ब्रह्मांड की अरे सारी, यस, मैं वांट टू से समथिंग चमन? ऑल पावर इज विद इन यू, सारी शक्तियां आपके अंदर हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। बिलीव इन दैट, यू डू नॉट बिलीव दैट यू आर वीक। आपको अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली जो अभी जनरेशन चल रही है, अपने आप को अच्छा सिद्ध करने के लिए गलत तरीकों का प्रयोग करना, गलत तर्क देना, गलत तरीके से अपने आप को जस्टिफाई करना, सब चीजों को छोड़ दीजिए। कि आप गांव में रहते थे, आप कमजोर थे, आपके पास में कुछ था नहीं, आपको पढ़ाने वाला कोई नहीं था, आपके पापा पढ़े लिखे नहीं थे, या आपके घर में दिक्कतें थी, आप अभाव में जिए हुए लोगों की जिंदगी को अपने आदर्श समझें और उनको आगे देखें। मैं बहुत ज्यादा बातें इस पे नहीं करूंगा। द मोर वी कम आउट एंड डू गुड टू अदर्स,
the more our hearts will be purified and God will be in them. हम जितना अपने आप से बाहर निकल के आएंगे, लोगों को सहायता करेंगे, उनका भला करेंगे, उतना ही हमारा हृदय जो है वो पवित्र होगा एंड गॉड विल बी इन देम, और वहां भगवान विराजमान होंगे, प्रभु का निवास होगा। लर्न एवरीथिंग दैट इज गुड फ्रॉम अदर्स। दूसरे लोगों से जो भी अच्छाई आपको मिले उसे आप सीख लें, बट ब्रिंग इट इन, किंतु इसे अपने अंदर लाएं, एंड इन योर ओन वे एब्जॉर्ब इट, और जैसे आप उसे स्वीकार करना चाहें वैसे स्वीकार करें। डू नॉट बिकम अदर्स, लेकिन आप खुद को त्याग के दूसरा ना बन जाएं। बहुत बड़ी बात है। देखिए, जहां कहीं से जिससे भी किसी से आपको अच्छाई मिले, उस अच्छाई को आप स्वीकार करें और उसको अपने अंदर ढालें, लेकिन आप उसके जैसे न बने। बहुत बड़ी टीचिंग है। एक एक सेंटेंस पे मैं आपको घंटों बोल सकता हूँ, लेकिन क्योंकि हमें स्ट्रिक्ट रहना है अपने सिलेबस और सिस्टम तक, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन अर्थ उनके बहुत बहुत बड़े हैं। द ओनली वे टू डू गुड वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। ये बहुत प्यारा सेंटेंस है, खास करके स्वामी विवेकानंद जी के बाद में हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, कि द ओनली वे टू डू गुड वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। आप के लिए अच्छा करने के लिए सबसे बेहतर ये है कि आप जो कर रहे हैं उसे प्रेम के साथ करें। थोड़े से शब्दों को बदल के कलाम साहब कहते हैं कि अगर आप अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से करेंगे तो आपको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, किसी को सलाम नहीं करना पड़ेगा, और अगर अपनी ड्यूटी को आप अच्छी तरीके से नहीं निभाएंगे तो हर किसी के सामने आपको झुकना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, गांधी जी, ये तीन हिंदुस्तान के ऐसे व्यक्तित्व हुए जिन्होंने हमें ह्यूमन वैल्यूज के बारे में सिखाया है, और हम फॉर्चुनेट हैं कि हमने स्वामी विवेकानंद जी को नहीं देखा, ये अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए। गांधी जी को नहीं देखा, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन निश्चित रूप से आपने लिविंग लेजेंड डॉक्टर एपीजे को सभी लोगों ने देखा होगा, चाहे आप छोटे रहे हो, और ये बड़ी बात है कि हम उनके जैसे बनने की कोशिश करें। और इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद फिलॉसफी ऑफ करेक्टर बिल्डिंग में लास्ट है, अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो, यही सफलता की कुंजी है। तो लास्ट स्लाइड है ये आपके लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो। देखो, अभी आपको लगेगा कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छा है, फिर लगेगा आईएएस बहुत अच्छा है, फिर लगेगा नहीं नहीं ये सब बैंकिंग बहुत अच्छा है, फिर आपको लगेगा नहीं मैं एक मेंटर बनना चाह रहा हूँ, और एक मैं एक्टर बनना चाह रहा हूँ, या मैं डायरेक्टर बनना चाह रहा हूँ, या मैं मान लो किसी भी अन्य प्रोफेशन में जाना चाह रहा हूँ। ये विचार आपके बहुत बदलेंगे अभी। इसलिए अगर आपने अभी अपना कोई बना लिया टारगेट, और एक टारगेट बना के अगर आप मेहनत करने लगे तो आप 100% उसे अचीव करेंगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बीए के होंगे, उन्होंने बीए इसलिए लिया है कि वो बीएससी और बीकॉम में इंटरेस्ट नहीं है, कॉमर्स है, बीएससी वो कर नहीं पाएंगे और ग्रेजुएट होना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने बीए लिया है। तो निश्चित रूप से वो सब ग्रेजुएट हो जाएंगे, और ग्रेजुएट हो ही जाएंगे। और अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट है बेकार स्ट्रीम वो कौन सी है, तो आप में से 99% कहेंगे लोग बीए। बीए वो लोग चुनते हैं जो लाइफ में ग्रेजुएट बनना चाहते हैं और बहुत कुछ मेहनत करके कुछ नहीं करना चाहते। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा, हिंदुस्तान की सिविल सर्विसेज में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और पीसीएस वगैरह में सबसे ज्यादा आर्ट के स्टूडेंट ही जाते हैं। बीटेक एमटेक करने के बाद में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, सोशोलॉजी और एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट दोबारा करके लोग सिविल सर्विसेज में जाते हैं। मेडिसिन और इंजीनियरिंग के लोग सिविल सर्वेंट्स में ज्यादा सक्सेस नहीं होते। तो यहाँ पे अब ये आपको देखना है कि आप बीए केवल बीए करने के लिए कर रहे हैं या आईएएस बनने के लिए कर रहे हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर टारगेट।
नॉट ऑन द सोर्स। तो कोई भी चीज आपको किसी भी सीमा तक ऊपर पहुंचा सकती है, बस उसके लिए पूरा समर्पण होना चाहिए। और पूरी लाइफ की सफलता की कुंजी आखिरी ये जो स्लाइड आपके सामने आप देख रहे हैं इसमें है। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन खत्म होता है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। एक इंस्टेंस स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ का मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा, और उसके बाद आज का जो क्लास है, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है लेकिन उसे आज हम कवर करेंगे, फिफ्थ क्लास जो हमारे सामने है। क्या आप लोग सुनना चाहेंगे स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ का एक इंस्टेंस जो शायद आपने कम लोगों ने सुना और जाना और पढ़ा हो? कितने लोग सुनना चाहेंगे? टाइम थोड़ा सा 10-5 मिनट आज ज्यादा हो जाएगा, कोई बात नहीं है। रिस्पांस किसी की नहीं आ रही है, इसका मतलब आप लोग बोर हो रहे हैं, नहीं सुनना चाहेंगे, तो मैं सीधा सा सिलेबस स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, काजल की रिस्पांस आ रही है, सैली की आ रही है, सुनना चाह रहे हैं, नैना की आ रही है, ज्योति, आयुष, ओके, अनुष्का एंड संजय, गेटिंग नाइस इमोजीज फ्रॉम ऑल ऑफ यू, दैट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड टू नो। तो सुनिए, स्वामी जी फूड एंड न्यूट्रिशन की क्लास कब शुरू होगी? आदित्य, ये स्क्रीन आपके सामने है और वो क्लास ही स्टार्ट होनी है। और अनफॉर्चुनेटली ये कई लोगों ने रिस्पांस दी है कि मैं जो स्वामी जी के बारे में एक बात बताना चाह रहा हूँ बता दूं, उसके बाद स्टार्ट करूं। मे बी यू मे बी फीलिंग बोर्ड, जो बातें मैंने आपसे भी करी हैं, ऐसा हो सकता है। तो आई वुड लाइक टू से सॉरी फॉर दैट। और कई जगह पे बस दिक्कत एक यही आ जाती है कि टीचर को आपको बियर करना पड़ता है, क्योंकि उसे आप रोक नहीं सकते। तो अभी आप हमारे कंट्रोल में हैं, तो मैं एक छोटी सी इंस्टेंस उनकी लाइफ का बता रहा हूँ, आप सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। देखिए, कहा जाता है, मैंने इसे कहीं प्रैक्टिकली खोजने की बहुत कोशिश नहीं करी, कहा जाता है, मैंने सुना है, स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो में रुके हुए थे जिस होटल में, तो एक नाइट में क्या हुआ, एक लेडी उनके पास आई और उसने बड़ी विनम्रता से उन्हें ग्रीट किया। स्वामी जी ने भी उन्हें ग्रीट किया। उसके बाद थोड़ी देर बैठी वो, उसके बाद उसने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी, मेरा आपसे एक विनम्र आग्रह है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे आप जैसे पुत्र की प्राप्ति हो। समझिए, अब आप, एक लेडी उनसे कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे आप जैसे पुत्र की प्राप्ति हो। आप इसे किस सेंस में लेंगे? क्या लेडी सेक्सुअली एक्साइटेड थी? क्या उनसे सेक्सुअल रिलेशन बनाना चाह रही थी? क्या था मैटर, क्या था? उसके शब्दों से ये नहीं लगता कि मुझे आप जैसे पुत्र की प्राप्ति हो। तो वो उनके जैसा पुत्र चाह रही है, डेफिनेटली यहाँ पे सेक्स जो है वो प्रिवेल नहीं कर रहा है। वो इतनी ज्यादा उनके कैरेक्टर से प्रभावित है कि वो चाहती है कि उनका पुत्र ऐसा हो, ऐसा पैदा हो स्वामी विवेकानंद जैसा। कितना बड़ा इम्पैक्ट है, वो अपने पुत्र, अब पुत्र चाह रही है वैसा। अब स्वामी विवेकानंद जी क्या करेंगे? तो स्वामी विवेकानंद जी ने क्या रिस्पॉन्स दी, पता है किसी को? उन्होंने कहा, हे माँ, आप मुझे अपना पुत्र ही माने। ये है प्रेजेंस ऑफ माइंड, इसको कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। आप क्या आंसर किस जगह पे देंगे? क्या आंसर दिया स्वामी जी ने, और उस आंसर ने उस महिला को कितने सिरे से बदल दिया। और उस महिला ने अपने विचारों में अगर कुछ कोई कमी थोड़ी सी रही भी होगी तो सब कुछ खत्म हो गया होगा। इट इज इंडियन वैल्यूज एंड कल्चर्स दैट प्रिवेल्स एवरीवेयर। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस स्वामी जी की लाइफ के और भी हैं, मैं अब उनमें ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। Now, formally, I am going to start this part 5 today, food, nutrition, and hygiene. The next slide is, what is the importance of the meal plan? इससे पहले 4 क्लासेस लग चुकी हैं, वो रिकॉर्डेड क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप लोग उन्हें रेफर कर सकते हैं, राइट? तो हमारा व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मील प्लान? जो हम भोजन करते हैं उसको प्लान करने की इम्पोर्टेंस क्या है? हम क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, क्यों खाएं, इसकी क्या आवश्यकता है? अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग सबसे ज्यादा अगर अनकॉन्शियस हैं तो अपने भोजन के बारे में है और अपनी खुद की लाइफ के बारे में है।
इतने अनकॉन्शियस हम अपने किसी के बारे में भी नहीं है। एक साइकिल है तो भी हम उसमें हवा चेक कर लेते हैं, और कुछ भी है तो उसे हम प्रॉपर देखते हैं। गाड़ी पे रोज कपड़ा मारते हैं चाहे खुद नहाए ना। लेकिन हम अपनी लाइफ को जितना डिसबैलेंस करके चलते हैं, उतना हम कुछ किसी के साथ कुछ भी नहीं करते। अब हमारे इंडियन जो सिविलाइजेशन है वो बहुत ही ज्यादा सुसंस्कृत और बहुत ही ज्यादा खाने के बारे में कॉन्शियस थी। जहाँ पे जो पुरानी वैल्यूज हैं उनके बारे में तो आप, अगर मैं आज आपको बताऊंगा तो शायद आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि खाना खाने के कितने नियम थे, कितनी स्ट्रिक्टनेस थी और क्या था, और खाने में क्या होता था। आप ये जो चीजें आजकल पिज्जा बर्गर और दुनिया भर की चीजें खा रहे हैं, ये सब केवल आपके स्वास्थ्य को नुकसान देने वाली एम्प्टी कैलोरी वाली चीजें हैं, जिनसे आपका केवल पेट भरेगा, आपको कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो भोजन क्या है जिसे मैं आज आपको मेरे को पढ़ाना है। मील प्लानिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम अपने आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक प्लान तैयार करते हैं कि हम ये खाएंगे। जैसा अगर कोई पतला आदमी है तो उसे फैटी चीजें ज्यादा लेनी चाहिए जिसमें फैट हो, और अगर कोई बहुत मोटा आदमी है तो उसे उससे बचना चाहिए। और अगर कोई इसी तरीके से अपनी शारीरिक स्थिति, अपनी मानसिक स्थिति, अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर आप अपने भोजन को प्लान करते हैं कि हमें कैसे लेना है। और ये प्लानिंग हम लोग कब करते हैं फिर मालूम है? जब बीमार पड़ जाते हैं, तब डॉक्टर कहता है ये खाना ये मत खाना। अभी आप खूब शुगर लेंगे, खूब मीठी चीजें खाएंगे, फिर जब आपको हो जाएगी क्या, डायबिटीज, तब आप मीठी चाय भी पीना बंद कर देंगे। और चाय लेकिन आप पियेंगे, और जब डॉक्टर कहेगा ये चाय पीना बंद करो, तब आप चाय भी पीना बंद करेंगे। और अभी आप आगे बढ़ता हूं मैं। मील प्लान में देखिए 5 चीजें हैं मेन: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। हमारा भोजन 2 पार्ट्स में बटा हुआ है: मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो जो बड़ी मात्रा में लिए जाते हैं, जिनमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट और फैट है, और माइक्रो में विटामिन एंड मिनरल्स हैं। हमारी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें ये सब चीजें हों। अगर आपको इनमें से कोई भी एक चीज की कमी होगी तो शरीर में स्थिति खराब हो जाएगी। और जिसे हम कहते हैं होलिस्टिक वेलनेस, समग्र विकास, उसके अंतर्गत तन, मन और स्पिरिचुअल, आत्मिक, इन तीनों का विकास होना चाहिए पूरा। और इन तीनों को विकसित होने के लिए हमें प्रॉपर भोजन चाहिए। शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, आप सभी जानते हैं, और वो पांचों तत्वों का जब तक बैलेंस हमारे शरीर में रहता है, कोई बीमारी नहीं होती। और जैसे ही वो डिसबैलेंस होता है, हमारे अंदर कोई ना कोई बीमारी खड़ी हो जाती है। तो ये सब की सब चीजें हमें मिलनी चाहिए। नेक्स्ट में मील प्लान में देखिए, मील प्लान के जो फिजिकल बेनिफिट हैं, इसके अलावा हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। रेगुलर बैलेंस्ड meals contribute to better digestion, stable energy levels and overall sense of well-being. हमारी अगर सही समय पर और सही डाइट है तो हमारा डाइजेशन बेहतर रहेगा, एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा, और हमारा जो सेंस है, सेंस आप जानते ही हैं, हमारा जो सोच विचार है, आचरण है, वो भी अच्छा होगा। अब मैं आपसे अगर कुछ थोड़ी सी हटके बात करूं तो आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा कि आपको पता है बायोलॉजिकल क्लॉक होती है? कितने लोग जानते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है? कोई बताएगा? बायोलॉजिकल क्लॉक, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, कोई बताएगा क्या होता है? देखिए हमारा शरीर जो है, वो शरीर क्या करता है कि उसकी एक आदत पड़ जाती है। जैसे आप लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि अगर 9 से 10 आपकी इसकी को करिकुलर की क्लास है, और 9 से 10 अगर क्लास न लगे, तो 9 बजे से पहले कई बार आपके मन में विचार आएंगे कि 9 बजने वाले हैं और वो क्लास लगनी है, 9 बजने वाले हैं, क्लास लगनी है, या मैसेज आ गया क्लास नहीं लगनी है। तब भी आपके दिमाग में कई बार बातें आएंगी। तो आपकी बॉडी भी एक क्लॉक के सिस्टम में डेवलप हो जाती है, और हमारी बॉडी जो है पूरी तरीके से
नियंत्रित होती है हमारे जलवायु से और हमारा सीधा कनेक्शन होता है सूर्य से। जैसे ही मॉर्निंग में सूर्य उगता है, हमारे अंदर जो जिसे हम जठराग्नि कहते हैं, हमारे पेट के अंदर जो खाना पचाने की काम करती है, वो भी उसी समय जागृत होती है और सूर्य अस्त होने के साथ में वो भी अस्त हो जाती है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसका रिलेशन हमारे सूर्य से है। हमें खाना जब सूर्य है तब तक खा लेना चाहिए और जब सूर्य नहीं होता है तो हमें खाना उस समय नहीं खाना चाहिए। पहले ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता था, लेकिन जब से वेस्टर्न कल्चर हम लोगों पर हावी होना शुरू हुआ है, ये सब चीज़ें खत्म होने लगी। इट्स होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ, टाइम मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल वेल-बीइंग। तो फूड प्लानिंग हमारे लिए, हमारे समग्र विकास के लिए, स्वास्थ्य के, समय के व्यवस्था के लिए और आर्थिक संपन्नता के लिए भी हमारी मील प्लानिंग इम्पोर्टेंट है। और इसी के तहत अब तो नहीं होता है, पहले लोग क्या करते थे, 6-6 महीने का खेतों में जब गेहूं होता था, घरों में भर के स्टॉक कर लेते थे। ये नहीं होता था कि आप गए और 2 किलो आटा ले आए और 4 किलो आटा ले आए। सालों का गेहूं और इन चीजों का स्टॉक रहता था। और दालें हो गई, गेहूँ हो गए, मसाले हो गए, तमाम सारी ये चीज़ें स्टॉक कंप्लीट रहते थे। अब ये सब चीज़ें चेंज हो रही हैं। नेक्स्ट देखिए, मील प्लानिंग के कंसेप्ट फैक्टर्स क्या हैं? कंसेप्ट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मील प्लानिंग। कौन-कौन से अवधारणाएं और वो कारक हैं जो हमारे भोजन की प्लानिंग को प्रभावित करते हैं? तो एक टाइम एफिशिएंसी। अब क्या है, सुबह नाश्ता घर में कौन बना के दे? आपकी माँ जो है वो भी मॉडर्न है, पापा भी मॉडर्न है, पैसे भी आपके यहाँ खूब हैं, तो आप क्या करते हैं, जो प्रोसेस्ड फूड है वो रखा हुआ है कि सुबह ब्रेड निकालो, जैम लगाओ और खा लो। जबकि ब्रेड जो है कितनी हानिकारक है शरीर के लिए, आप शायद नहीं समझ सकते। इसी तरीके से चोको पाई आपके यहाँ रखे हुए हैं, डाले दूध में और दे दो। ये सब चीजें जितने प्रोसेस्ड फूड हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के लिए ये सब बेकार हैं। ये यूरोपियन कंट्रीज जिनमें बर्फ पड़ती है और बहुत बर्फ पड़ती है, जहाँ पे 15 दिनों तक, महीनों तक, कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जिनमें हमेशा ही बर्फ पड़ती है, वहां प्रोसेस फूड उनकी बेबसी है। और हमारे हिंदुस्तान में जहाँ पे बर्फ है ही नहीं, वहां पे प्रोसेस फूड्स की क्या जरूरत है? बिल्कुल फ्रेश फूड मिल रहा है। आप अभी अपने घर से निकलें तो आपको सारी सब्जियां सब कुछ रोड पे ताजा मिल जाएंगे, तो फिर आप सड़े गले को क्यों खाएं? शायद आप में से बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि सबसे पहले फ्रिज कौन सा बना था। कोई जानता है तो लिख के भेजिए मेरे को तुरंत। सर्च मत करिएगा, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। सबसे पहले किस कंपनी ने फ्रिज बनाया था? चलिए, मैं टाइम ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं बताता हूँ, कैलविनेटर ने। और क्यों बनाया था? इसलिए नहीं बनाया था कि उसमें आप अपना सब्जी रख लें, वो सड़ेगी नहीं और ठंडी सब्जी जो है बनी रहेगी, और गर्मी ज्यादा होगी तो सड़ जाएगी। बनाया इसलिए गया था कि यूरोपियन कंट्रीज में टेम्परेचर -40-50 तक भी होता है। ऐसी स्थिति में दवाइयों का, कई दवाइयां जो हैं माइनस में जाती हैं तो वो बेकार हो जाती हैं। तो सैनिकों के लिए दवाइयों को व्यवस्थित रखने के लिए टेम्परेचर बना रहे हैं उनका 10 डिग्री, 12 डिग्री या 20 डिग्री, उसके लिए फ्रिज का यूज हुआ था। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उसको विज्ञापन किया गया कि आप अपने भोजन को सुरक्षित रखें। फ्रिज में कोई भोजन सुरक्षित नहीं रहता, वो खराब ही होता है। और हमारे यहाँ पहले बहुत ज्यादा इस पे जोर दिया जाता था कि खाना फ्रेश होना चाहिए। खाना, आटा भी इवन आप गूंदें तभी जब आपको खाना बनाना हो। अब क्या करते हैं, खाना बनाने वाली आती है, वो सुबह गूंद के रख जाती है, 2-3 दिन तक उसमें निकाला, रोटियां बनाई और आपको दे दी। हर चीज में, हर किसी भी चीज में जिसमें बॉन्डिंग है, बॉन्ड जब टूटता है, गेहूं टूटता है, उसका आटा बनता है, बहुत सारी एनर्जी उसकी वहां चली जाती है। फिर वो पैक कर दिया जाता है, जो पैकेट प्लास्टिक के आते हैं, तो गरम गरम उसमें पैक किया जाता है। उसके बाद में उसमें जो गैसेस बनती हैं, वो बहुत कुछ उसे जहरीला बना देती हैं। तो उस गेहूं को, और उसमें से वो सारी चीज निकाल ली जाती है जो हमारी बॉडी को चाहिए। गेहूं में, आटे में जो चोकर होता है जिसको हम छानते हैं छलनी से अपने यहाँ, तो आप जो आटा लेके आते हैं मार्केट से, उससे तो छानने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसमें कुछ होता ही नहीं है।
तो वो जो उसके ऊपर का दाने के ऊपर का जो छिलका होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फाइबर उसी में ही होता है और वो पूरा निकाल लिया जाता है। आप जानते हैं सूजी बनती है, मैदा बनती है, सब गेहूँ से ही बनते हैं, आटा बनता है। ऐसी स्थिति में ये बड़ी दिक्कत वाली चीज़ें हो जाती हैं, है ना? तो टाइम एफिशिएंसी, अब हमारा जो भोजन का प्लान हम जो बना रहे हैं वो टाइम पे डिपेंड करता है। टाइम किसी के पास नहीं है, इसलिए रेडीमेड खाना ले आओ। आज लेट हो गए, होटल से खाना ले आओ। कॉस्ट सेविंग। हम अगर गरीब हैं तो हम क्या करेंगे, होटल का खाना हमारे बस में नहीं है, तो हम पैसा बचाने के लिए क्या करेंगे कि कुछ सस्ता मद्दा वाला ले आओ, कहीं से कुछ और ले आओ। समय नहीं है, कुछ खा लो, बिस्किट खा लो, कुछ और कर लो, ये कर लो, वो कर लो। हेल्थियर चॉइसेस। हमारा भोजन हेल्थी है कि नहीं, या केवल पेट भरने वाला है? ज्यादातर भोजन पेट भरने वाला ही है, हेल्दी नहीं है। स्ट्रेस रिडक्शन। हम भोजन को, देखो एक शब्द कहा जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो मन वैसा ही बनता है। अगर आप कोई ऐसी चीजों का भोजन में लें जिसमें फैट्स वगैरह ज्यादा हों, तो आपको नींद आने लगेगी, क्योंकि पचाने के लिए काफी एनर्जी चाहिए और आपका शरीर भी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो शरीर की एनर्जी पेट की तरफ डाइवर्ट हो जाएगी और आपका दिमाग काम नहीं करेगा। इसीलिए खाना खाने के बाद आपको सुस्ती आती है। नेक्स्ट है वैरायटी एंड क्रिएटिविटी। हम प्लान अगर सही तरीके से करें तो हफ्ते भर तक का प्लान कर सकते हैं। इस दिन हम छोले बनाएंगे, इस दिन हम आलू टमाटर बनाएंगे, इस दिन दाल बनाएंगे, इस दिन मटर पनीर बनाएंगे, इस दिन हम नॉन वेज बनाएंगे, इस दिन ये करेंगे। तो वैरायटी भी मिलेगी और क्रिएटिविटी भी होगी। जैसे आपको घर में कुछ चीजें बनानी है, तो उपमा हो गया, डोसा हो गया, जो भी चीजें हैं वो बना सकते हैं। फैमिली एंड सोशल प्लानिंग। तो हम अपने परिवार और समाज को भी ध्यान में रखते हुए हमें किसी को बुलाना है घर पे, तब तो प्लानिंग निश्चित होती है। अगर किसी को हम खाने पे बुला रहे हैं तो हम पहले ही प्लान करते हैं कि क्या क्या बनाएंगे, क्या खिलाएंगे, क्या क्या होगा, कैसे होगा। तो देखो, इधर जो आप एक पिरामिड देख रहे हैं, फूड पिरामिड, इसमें ईट मोस्ट, ये ज्यादातर चीजें खाएं। ग्रेन्स एंड सीरियल्स, दालें और अनाज। दालों में प्रोटीन होता है और अनाज में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो हम सबसे ज्यादा कार्ब्स लें। ईट मोर फ्रूट्स और ये कच्ची सब्जियां। अब ये फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में आप ये कहें कि हम खाते हैं, आलू टमाटर खाते हैं। टमाटर तो वो रहा ही नहीं पकने के बाद में, जब सब्जी में चला गया तब उसके सारे न्यूट्रिएंट्स जल गए, खत्म हो गए। तो आप सलाद खाएं, मैक्सिमम कच्चा खाएं जितना खा सकते हैं, और फ्रूट्स लें। और आज की स्थिति में सबसे ज्यादा ये थोड़ा सा चलता है, ये काफी ज्यादा चलता है और ये काफी ज्यादा चलता है। जो नहीं होना चाहिए वो ही ज्यादा चलता है। इसलिए हमारी सारी स्थितियां खराब हैं। हम आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वीक होते जा रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें जो इसके ऊपर हैं वो सब प्रोसेस्ड होती हैं। ये सब प्रोसेस चीजें हैं, और यहाँ तक ही नेचुरलिटी है। फल 1 महीने में पकता है, लेकिन आजकल हरे केले रखे और सुबह पीले हो गए। सेब, आदमी ने अपनी पैसे भरने के लिए, जेबों भरने के लिए सेब के ऊपर मोम लगाना शुरू कर दिया। जो मोमबत्ती में यूज होता है, वो सेब के ऊपर अगर एक कोट हल्की सी लगा दी जाए तो ये कई महीनों तक खराब नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा इसमें। बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स का यूज करने के कारण ये फल भी हमारे दूषित हो गए हैं। हमारे ये टमाटर हुए या पत्ती हुई या कुछ भी हुआ, ये सब चीजें दूषित हो चुकी हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। फैक्टर्स अफेक्टिंग मेनू प्लानिंग। हमारी मेनू जो हम बनाते हैं उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आपके सामने जो आ रहे हैं, इनमें फैक्टर्स में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उनमें से देखिए, पहला है आपका क्या, the clientele, their nutritional needs, habits and preferences। अगर हम एक डाइटिशियन हैं और हम कोई मेनू किसी को तैयार कर रहे हैं, तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि जो व्यक्ति है उसकी अपनी प्रेफरेंसेस क्या हैं, उसको उसकी हैबिट्स क्या हैं और उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और उसे क्या भोजन वो उपलब्ध है जो उसको चाहिए। इसके अलावा
किचन में उन भोजनों को पकाने के लिए क्या वो सारे संसाधन उपलब्ध हैं? क्या लोगों को उन भोजनों को कैसे बनाया जाए, क्या किया जाए पता है? और क्या वो भोजन देखने में भी हमें अच्छा लग रहा है? कई बार टेस्टी तो होता है लेकिन दिखने में खराब लगता है। और जो दिखने में ही खराब लगे उसका टेस्ट अपने आप ही कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो सिग्नल हैं ब्रेन से पहुंच रहे हैं पेट के लिए और पेट से ब्रेन के लिए, वो वीक हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट है द मनी बजटेड फॉर फूड। भोजन पे आप कितना खर्चा करते हैं। वही 5 स्टार में चले जाएं, वही चाय आपको मिलेगी, और वो चाय मिलेगी आपको कितनी, मान लो 100-150 रुपए की, और वही चाय आप 10 रुपए में बाहर पी सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज कंसेप्ट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मील प्लानिंग। तो इसमें फिर देखिए, मील प्लानिंग इज ए सिस्टमेटिक अप्रोच टू ऑर्गेनाइज एंड प्रिपेयरिंग मील्स इन एडवांस। तो भोजन जो हम बनाते हैं वो काफी पहले से ही प्लान्ड होना चाहिए, हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या बनाना है, उसी के हिसाब से हम शॉपिंग करेंगे, उसी के हिसाब से हम सब चीजें जोड़ेंगे, और उसी के टारगेट को लेके हम सब चीजें करेंगे। अगर हमें कुछ चीजें नहीं बनानी आती हैं तो हम उन्हें सीखेंगे, चाहे हम यूट्यूब से सीखें या किसी के बताने से सीखें या किस तरीके से सीखें। ठीक है। नेक्स्ट, रेड में देखिए, एक कस्टमाइज एंड सस्टेनेबल अप्रोच टू देयर ईटिंग हैबिट्स प्रमोटिंग विद फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। तो हमारी जो मील प्लानिंग है वो कैसी होनी चाहिए, जिससे हमारा शारीरिक और भौतिक और मानसिक पूरा विकास हो सके। हमारा भोजन कुछ इस तरीके का होना चाहिए। देखिए, अब ये फूड ग्रुप्स हैं। फूड ग्रुप्स में जब हम बात करते हैं फूड ग्रुप्स एंड फंक्शंस की, तो फूड ग्रुप को 4-5 तरीके मेनली डिफाइन किया जाता है, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एज, जेंडर, एक्टिविटी, और इसके साथ में लेवल एंड हेल्थ कंडीशंस। इतनी चीजों पे हमारा फूड की रिक्वायरमेंट डिपेंड करेगी कि हमें क्या क्या चाहिए। जैसे जब आपकी एज कम है और आप बढ़ रहे हैं, लंबाई आपकी बढ़ रही 15, 16, 17, 18 साल में है, उस समय आपको बहुत ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है, क्योंकि आपके मसल्स बन रहे हैं, टिश्यूज बन रहे हैं। जेंडर, मेल विंग्स को ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, फीमेल्स को थोड़ी सी कम होती है, लेकिन जब फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं उस समय उन्हें बहुत ज्यादा अच्छे भोजन की जरूरत होती है, संतुलित आहार की जरूरत होती है। एक्टिविटी लेवल पर डिपेंड करता है। अगर आप एथलीट हैं या कोई ऐसे बड़े गेम्स खेलते हैं तो आपको ज़्यादा भोजन और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। और हेल्थ कंडीशंस, अगर आप ओबेस हैं, मोटे हैं तो बात अलग है, पतले हैं तो अलग है, कमज़ोर हैं तो अलग है, एनर्जी लेवल कम है तो अलग है। इन चीज़ों पे सब पे हमारा फूड ग्रुप्स और फंक्शंस इसी के आधार पर डिवाइडेड है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 40% ब्रेड एंड सीरियल्स, 35% फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, 20% मेट्स एंड एग्स वगैरह, और 5% में फैट, ऑयल एंड शुगर। जबकि ऐसा कॉम्बिनेशन शायद ही कोई फॉलो कर पाता हो, नहीं होता है। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आपकी लाइफ में कितनी है, क्या 35% है? किसी के में भी नहीं होंगी। फ्रूट अगर आपके सामने आ भी जाए तो आप केवल उसे फ्रूट समझ के एक केला खा लेंगे, आप ये समझ के नहीं खाएंगे कि उससे आपको कितनी विटामिन और कितनी प्रोटीन और कितना वो मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह और मिनरल्स वगैरह कितने मिल रहे हैं। केले में मिनरल्स बहुत होते हैं, आयरन, जिंक वगैरह और विटामिन सी तक केवल केले में, और बहुत सारी चीजें मिलती हैं। राइट, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, 5 में डिवाइडेड है हमारा फूड: फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, स्टार्ची फूड, डेयरी, प्रोटीन एंड फैट। आप जो भी स्टूडेंट अभी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, एक मेरे क्वेश्चन का आंसर आप दें, और 1, 2, 3 में देना है। आलू सभी लोग खाते हैं, सब लोग जानते हैं, बायोलॉजी के भी काफी स्टूडेंट इसमें जुड़े होंगे। कोई बताएंगे हमें आलू को, जो है, आलू है क्या, जड़ है, तना है या पत्ती है? जो जड़ मानते हैं वो 1 करें, जो तना मानते हैं वो 2 करें, जो पत्ती मानते हैं वो 3 करें। आपके रिस्पॉन्स मेरे को चाहिए फटाफट, क्विक। ओके, 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 ओके। तो आपकी काफी वेरिएबल रिस्पॉन्सेज हैं, है ना। तो जड़, तना और पत्ती मैंने आपसे पूछा है, उसमें आपकी जो रिस्पॉन्स मिल रही है वो काफी डिफरेंट है। अब उन रिस्पॉन्सेज में देखिए, जो आपकी रिस्पॉन्सेज हैं वो ये कह रही हैं कि
मैं 1 मिनट अभी देख लूं। अनुष्का का कहना है 2, मतलब तना है। और तीसा का कहना है 1, जड़ है। उज्जवल का कहना जड़ है। नैना का कहना तना है। और प्रशांत का कहना है कि स्टार्च और स्टेम है, तना है। और आयुष तना है। और ये जड़ हैं, जड़ हैं, जड़ हैं, जड़ हैं सभी। मैक्सिमम लोगों का जड़ है और कुछ लोगों का 2 है, तना है। पत्ती किसी ने भी नहीं बताया है। तो इसका मतलब सीधा सही ये है कि काफी लोग गलती में हैं, ये जड़ नहीं है, ये तना है। जिन्होंने सेकंड दिया है ऑप्शन, वो लोग सही है ना। तो ये तना है जिसमें जो सबसे ज्यादा स्टार्च पाया जाता है, और ये यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है एक तरीके से, और वो फूल जाता है। हम उसी को खाते हैं, है ना। आगे हम बढ़ते हैं। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, स्टार्ची फूड, डेयरी, प्रोटीन एंड फैट। नेक्स्ट। तो देखिए, ये हमारे हैं कार्ब्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमें ज्यादातर फल और अनाज वगैरह से मिलता है। ये वेजिटेबल्स हैं। और प्रोटीन दूध में काफी होता है, कैल्शियम भी दूध में बहुत ज्यादा होता है। और हमारी बीन्स वगैरह हैं, और अंडे हैं, मांस वगैरह है, और तमाम चीजें हैं। और फैट्स के लिए हमें ज्यादातर नट्स वगैरह की जरूरत होती है ना। इस तरीके से इधर आप देख पा रहे हैं, इट इज समथिंग दैट पीपल और एनिमल ईट टू गेट एनर्जी। तो भोजन क्या है? कोई भी चीज जो हमें एनर्जी देती है, और इससे हमें काम करने की एनर्जी मिलती है, शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और ये हमारे डैमेज टिश्यू और सेल्स को मेंटेन करता है, और इससे वाटर का लेवल भी मेंटेन रहता है। आप जानते हैं 5 है ना। तो 5 में माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनमें ये सारी चीजें होती हैं, राइट। मैं आगे बढ़ता हूँ। मेजर फूड ग्रुप्स टिपिकली इंक्लूड्स, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन्स, प्रोटीन्स, डेयरी और डेयरी अल्टरनेटिव्स, फैट्स एंड ऑयल्स। ये हमारे 6 ग्रुप्स यहाँ पे देख रहे हैं मेजरली वो 5 में इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, डाइटरी गाइडलाइंस क्या कहती हैं, जो वर्ल्ड की WHO वगैरह के द्वारा निर्धारित की गई हैं, उनमें से एक मॉडरेशन है, कंज्यूमिंग फूड्स फ्रॉम ईच ग्रुप इन अप्रोप्रिएट पोर्शन। हमें भोजन इन तीनों वो पांचों ग्रुप से आना चाहिए, और ये वैरायटी में होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। एक ही चीज हम खाएंगे तो दूसरी चीजों की हमारे शरीर में कमी हो जाएगी। और ये बैलेंस होना चाहिए, मैक्रो एंड माइक्रो दोनों का। ओके, सो दिस वाज द लास्ट स्लाइड, एंड योर फर्स्ट unit is over. We will start second unit from tomorrow. So this is formally thank you from my side to all of you, all the students who are joining this session. So I wish you all the best in the name of Swami Vivekananda. I will once again request to you all, you at least once again see that slide which was the last slide, and I expect that at least you will repeat all these words from this slide and try to follow them a little bit. थोड़ा सा भी आप सोचेंगे, इसके बारे में आप कुछ करेंगे, तो आज का दिन सार्थक होगा। हम एक बार फिर से स्वामी विवेकानंद जी का जो योगदान ह्यूमन वैल्यूज में रहा है, उसको याद करते हुए, उन्हें नमन करते हुए, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, हम उनका जो लाइफ का निष्कर्ष है उस पर एक बार फिर नजर डालेंगे कि अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो, और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। होप these words will inspire you, and I expect everyone out of you is having capabilities more than the Vivekanand. तो आप विवेकानंद तो नहीं बन सकते, लेकिन विवेकानंद से ज्यादा कैपेबिलिटीज आपके अंदर हैं। तो विवेकानंद से भी बेहतर बन सकते हैं। और विवेकानंद तो एक ही होगा, और एक ही हुआ है, एक ही रहेगा,
अब लास्ट में एक इस टॉपिक पे मैं आपको छोटी सी कहानी सुना सकता हूँ, अगर आपकी इच्छा है। टाइम ज़्यादा हो रहा है वैसे, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं एक बहुत सुंदर कहानी है जिसे मैं आपको सुना सकता हूँ, और उससे आप समझ जाएंगे कि विवेकानंद जी क्यों कहते हैं कि किसी के जैसा बनने का प्रयास मत करो, और आप जैसे हो वैसे ही आप यूनिक हो। वुड यू लाइक टू लिसन? ओके, अनुष्का, थैंक यू, संजय, काजल, अवनी, ओके, थैंक यू आयुष। तो आप लोगों की रिस्पॉन्सेज जब हमें मिलती है ना तो हमें अच्छा लगता है। आदित्य, थैंक यू। तो देखिए, मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि कितने स्टूडेंट हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। एक स्वामी विवेकानंद हमारे 400-500 सालों की सभ्यता में एक युवा दिखाई देता है जिसे पूरी दुनिया मानती है। एक ही बहुत बड़ा है। इस आगरा यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट निकले तो वो बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में अजीत डोभाल साहब जो एनएसए हैं, आपकी आगरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा। पूरी दुनिया में जिस बंदे ने अपने इंटेलेक्चुअल पावर के आधार पे जो आज एक डिप्लोमेसी को खड़ा किया है, वर्ल्ड लोहा मानती है उसका, है ना। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, सुनिए। और ये इसी टॉपिक पे डिपेंड है जो आज मैंने आपको पढ़ाया और आपने देखा है, और स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा है उस पे। क्या हुआ, आप सब लोग जानते हैं चार्ली चैपलिन को, सभी लोग जानते होंगे। चार्ली चैपलिन एक ऐसा व्यक्ति था जो लोगों को हंसाने का काम करता था, और वो कुछ बोलता भी नहीं था। उसके एक्ट ही ऐसे होते थे, शारीरिक मुद्राएं उसकी ऐसी होती थी जिससे लोग बहुत ज्यादा मतलब प्रभावित होते थे और बहुत हंसते थे। हंसाना एक बहुत बड़ी कला है, लेकिन हंसाने वाला करेक्टर कितना दुखी हो सकता है बैकग्राउंड में, इस चीज को आप शायद नहीं समझ सकते। वो पीरियड था जब ये चार्ली चैपलिन के दिन बुरे चल रहे थे, और वो कर्जे में भी डूबा हुआ था और बहुत परेशान था। आप लोगों ने अगर अमिताभ बच्चन जी के बारे में सुना नहीं और जाना नहीं है, तो आप जानना कि उनका भी एक दिन वो आया था जब वो जिंदगी से बहुत ज्यादा डिसराज थे। उनकी कंपनी बहुत बड़े लॉस में जा चुकी थी और दिवालिया घोषित होने वाले थे, लेकिन उन्होंने फिर से दोबारा से अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया किसी तरीके से। उस चीज को आप जानने की कोशिश करना कैसे किया। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ कि ब्रिटेन में एक बहुत बड़ा शो हुआ, द चार्ली चैपलिन शो। ओके, तो चार्ली चैपलिन शो हुआ और उसमें ये रखा गया कि उनकी एक्टिंग जो बहुत सुंदर करेगा, सबसे बेहतर एक्टिंग चार्ली चैपलिन जैसी करेगा, उसे एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया जाएगा जिसमें काफी बड़ा अमाउंट था। अब लोगों को ये पता नहीं कि चार्ली चैपलिन की खुद की लाइफ इतनी ज्यादा डिस्टर्ब्ड है कि उसे खुद को पैसे की जरूरत है, और वो बेचारा खुद परेशान है ना। कौन जाने, अब वो तो वही जानता, लोग तो उसे समझते वो तो बहुत पैसे वाला है, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत खुश आदमी होगा, जिंदगी में सभी को खुश खुश रखता है, तो खुद बहुत खुश होगा। लेकिन दीपक तले अंधेरा होता है। बहुत टेंशन में, बहुत परेशानी में, बहुत दिक्कतों में था। तो उसने एक प्लान बनाया कि चार्ली चैपलिन शो हो रहा है तो क्यों ना मैं खुद इसमें पार्टिसिपेट करूं। और उसने क्या किया, अपने एक दोस्त से बात करी, उसके नाम पे उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, और चार्ली चैपलिन में वास्तव में ईमानदारी से सिलेक्शन किया जाए व्यक्ति का। इसके लिए एक शर्त थी कि जो भी कोई स्टेज पे आएगा वो अपने चेहरे पे कोई कोई मास्क लगा के आएगा, जिससे जज ये ना पहचान पाए कि ये पार्टिसिपेंट कौन है। केवल एक्टिंग से ही पहचाना जाएगा। तो चार्ली चैपलिन 100% श्योर था कि वो खुद अपनी एक्टिंग करेगा, तो उससे बढ़िया उसकी एक्टिंग कौन कर पाएगा। तो उसने अपने एक दोस्त के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाया, और दोस्त को भी पार्टनर बना लिया कि जो भी मिलेगा हम लोग 50-50% कर लेंगे। और उससे बहुत रिक्वेस्ट करी गई जो आयोजक थे कि आप उस आयोजन में आए, आप पे आधारित प्रोग्राम है, अमिताभ बच्चन जी हैं आप मान लो, और अमिताभ बच्चन का ही प्रोग्राम है, तो आप आइए, हमें अच्छा लगेगा। उसने बहाने दुनिया भर के बना के मना कर दिया सीधा कि मैं भाग नहीं लूंगा, मैं वहां आ नहीं सकता। लेकिन उसे उसमें पार्टिसिपेट करना था एज ए चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन ने, और वो कंटेस्ट हुआ, उसमें बहुत सारे कंटेस्टेंट थे, करीब 25 कंटेस्टेंट थे उसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया।
और सबने चार्ली चैपलिन की एक्ट को किया और वंडरफुल रिजल्ट रहे, लाइफ चेंजिंग रिजल्ट रहे, जो आपको समझ लेना चाहिए। शायद अब आप मेरा इशारा समझ गए होंगे, खोजना आप। लास्ट नंबर था चार्ली चैपलिन का, जिस बंदे ने एक्ट किया, जो चार्ली चैपलिन खुद था, वो सबसे लास्ट नंबर पे आया। अब आप सोचिए कि जो ओरिजिनल चार्ली चैपलिन है वो 25th नंबर पे आ रहा है, और जो सबसे अच्छी उसकी नौटंकी कर सकता है, नाटक कर सकता है, जो चार्ली चैपलिन है ही नहीं, वो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। इसका अर्थ क्या है? आप दुनिया की वो कर सकते हैं एक्टिंग, खुद की एक्टिंग आप नहीं कर सकते। आप खुद को नहीं जानते, आपको खुद को ही जानने की जरूरत है। आप अपने आप को जानिए, आप अपने आप से कितने दूर निकल गए हैं कि आपने अपनी पहचान खो दी, आप खुद अपने आप को भूल गए। इसलिए अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। So I wish you all the best once again and good night to you all. I'm switching off this class right now और उम्मीद करूंगा आपके आने वाले दिन बहुत अच्छे हों, आपके पेपर बहुत बढ़िया हों, मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं। और किसी भी वजह से अगर पेपर में कोई कमी रह जाए तो आप कष्ट तब महसूस करना जब आपने मेहनत नहीं की हो, और मेहनत की हो और आपका पेपर अच्छा ना हो और आप फेल भी हो जाएं, तब भी आप खुश होना कि आपने मेहनत में कमी नहीं छोड़ी थी और पेपर आपका अच्छा नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, पेपर दोबारा हो जाएगा। लेकिन लाइफ में जो मोमेंट आपने गुजारे हैं और जो समय बीत गया, 1 मिनट अभी जो बीत गया, ये दोबारा कभी नहीं आने वाला है। सो लिव लाइफ लाइक ए लॉयन, लाइक ए किंग, एंड लीड लाइफ as you want. Don't try to be someone. Be you yourself and try to do something different जो आज तक किसी ने नहीं कर पाया। वो करिए, तभी आपकी पहचान होगी। एंड आई होप all of you will do, and my all wishes are with you all. Thank you for nice emojis, and I hope कि आज की क्लास आपको ठीक लगी होगी। और अगर ऐसा लगता है तो मैं एक निवेदन और आपसे करूंगा कि आपकी इतनी सारी इमोजीज, इतने सारे मैसेजेस यहाँ चैट में दिखाई देते हैं, आपके रिकॉर्डेड सेशन में भी दिखने चाहिए, जिसमें लोगों को भी लगे कि क्लासेस में थोड़ी सी दम है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मेरा केवल पैशन है पढ़ाना, ये प्रोफेशन नहीं है। अदरवाइज ये को करिकुलर कोर्स है जिसका मेरे को आपके कॉलेज से भी कोई पैसा मिलना नहीं है। मैं इन्हें पढ़ाता नहीं इतनी रात तक, इतना तैयारी करके और टाइम निकाल के। So thank you once again, Sanjay, Tisa, and all the students who are the part of this today's presentation. Goodbye. Take care. We will meet once again tomorrow on the same time. Time will be different. Definitely, it will be 8 to 9, and 9 to 10 will be certificate in yoga vocational course. So thank you all, and goodbye.